वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश पोएम। आज हम लोग हायर सेकेंडरी इंग्लिश बी माइंडस्केप की सेकंड पोएम अ स्लीप इन द वैली को समझने का प्रयास करेंगे। अ स्लीप इन द वैली, पोएट ऑर्थर रिम्बाउड। पोएट ऑर्थर रिम्बाउड का पूरा नाम जीन निकोलस आर्थर रिम्बाउड है। उनका जन्म अक्टूबर 20, 1854 चार्लीविली, फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु नवंबर 10, 1891 मार्शेली में हुआ था। ये एक फ्रेंच पोएट एंड एडवेंचरर हैं जिन्होंने द सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट में काफ़ी ख्याति प्राप्त की और इन्होंने आधुनिक कविता को काफ़ी प्रभावित भी किया है। अ स्लीप इन द वैली एक एंटी वॉर पोएम है, यानी कि इस कविता में कवि ने अपने युद्ध विरोधी भावनाओं को व्यक्त किया है। इस कविता में कवि ने युद्ध की अंतर्निहित व्यर्थता को व्यक्त किया। द इनहेरेंट फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर को पोएट ने एक्सप्रेस किया है कंट्रास्टिंग इमेजेस में। एक तरफ बाउंटीफुल नेचर है, प्रकृति की प्रचुरता है जो एक पृष्ठभूमि की कार्य करता है, और उसी पृष्ठभूमि में एक ट्रैजिक डेथ हो जाती है, एक मार्मिक बड़े ही दुखद मृत्यु दिखाई जाती है एक यंग सोल्जर की इसी ही खूबसूरती में। तो इस कंट्रास्टिंग व्यू से एक तरफ खूबसूरती एक तरफ मृत्यु से वह यह बताने का प्रयास कर रहा है कि वॉर अपने आप में एक इनहेरेंट फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। वॉर से कुछ नहीं होता, नौजवान लोगों के केवल बलिदान होता है। अ स्लीप इन द वैली का फॉर्म इटालियन सोनेट है, यानी कि इसमें 14 लाइंस हैं। जो पहले 8 लाइंस हैं उसको ऑक्टेव कहा जाता है एंड सेकंड 6 लाइंस को सेस्टेट कहा जाता है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम को। पहली 2 पंक्तियां हैं, अ स्मॉल ग्रीन वैली वेयर अ स्लो स्ट्रीम फ्लोज एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास। कवि यहाँ पर एक अद्भुत मनोरम दृश्य अंकित किया है। एक छोटी सी हरियाली से भरी हुई घाटी है जहाँ पे एक झरना मंद गति से बह रहा है और अपने बहाव में वो सूरज की रोशनी में चांदी नुमा लड़ी जैसी घासों के ऊपर से बनाते हुए छोड़ते हुए जा रहा है। अब नेक्स्ट 2 लाइन को देखा जाए, ग्रास फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज दे फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट। यहाँ बताया जा रहा है कि पर्वत की चोटी से सूर्य की किरणें इस घाटी को रोशनी से भर दे रही हैं। तो ये कितना ही सुंदर दृश्य है जहाँ पे उज्ज्वलता है, ताजगी है, पहाड़ है, छोटा झरना है और हरियाली है। नेक्स्ट 2 लाइन है, ए सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथ अ पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड। कह रहा है कि एक सोल्जर है, एक सिपाही है जो बड़ी यंग है, नौजवान है और वह मुंह खोले ज़मीन पे पड़ा हुआ है और पिलो के लिए जो फर्न घास होती है, कोमल घास होती है, वह उसके लिए पिलो का काम कर रही है। अब अगली 2 पंक्तियों को देखा जाए, अस्लीप स्ट्रेस्ड इन द हेवी अंडरग्रोथ पेल इन हिज वार्म ग्रीन सन सोक्ड बेड। कभी उस लाइन को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि वह सोया हुआ है, उसके पैर फैले हुए हैं। कहाँ पे? जो घना झाड़ी है उसको, हेवी अंडरग्रोथ जो घनी झाड़ी है उसमें फैला हुआ है। उसका रंग उड़ा हुआ है, पेल है। पेल होता है जब आदमी बीमार होता है तो शरीर का नेचुरल रंग जो उड़ जाता है उसको पेल कहा जाता है। और वो लेटा हुआ है कहाँ पे? ग्रीन सन सोक्ड बेड में, सूर्य की रोशनी से भीगा हुआ जो ज़मीन है उस हरियाली में यह सोल्जर फैलकर सोया हुआ है। His feet among the flowers he sleeps, his smile is like an infant's gentle without guile। बता रहे हैं कि वह सोया हुआ है, उसके पैर जो हैं वो फूलों के बीच में फैले हुए हैं और वह उसकी जो मुस्कुराहट है वह एक मासूम बच्चे की तरह है जिसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा है उस सोल्जर के बारे में कि जो आराम से लग रहा है कि लेटा हुआ है,
फूलों में उसके पैर हैं, फर्न का तकिया है और उसके मुस्कुराहट एकदम मासूमियत से भरी हुई है। अब अगली दो पंक्तियाँ। नेचर कीप्स हिम वार्म, ही मे कैच कोल्ड, द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। कवि प्रकृति को आह्वान कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि उसके शरीर को गर्म रखिए, क्योंकि गर्माहट जीवंत होने का निशान है। ठंडापन मृत्यु का संकेतक है। ही में कैच कोल्ड, वह ठंडा हो सकता है, उसे ठंडा लग सकता है। और फिर एक वेरी सीरियस मैटर की तरफ आगे बढ़ता है। द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। वहाँ पे जंगल में कीड़े मकोड़े भनभिना रहे हैं, लेकिन उनकी हमिंग से उस सोल्जर के रेस्ट में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमें अगली दो पंक्तियों में मिलेगा। He sleeps in sunlight, one hand on his breast at peace. In his sides there are two red holes. कवि लास्ट में बता रहा है कि वह सनलाइट में सो रहा है, एक हाथ उसके ब्रेस्ट के, उसके छाती के ऊपर है, एट पीस, एकदम शांत है, और उसके साइड में देर आर टू रेड होल्स, दो छोटे छोटे लाल छिद्र हैं, बुलेट्स के निशान हैं। तो कितने मार्मिक चित्र किया है कि इस मनोरम दृश्य में यह मासूम यंग सोल्जर का डेथ हो गया है। इससे प्रूव होता है कि वॉर फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, निरर्थक प्रयास है। अब स्लीप इन द वैली का राइम स्कीम को देखा जाए। राइम स्कीम को समझने के लिए हम लोगों को प्रत्येक वाक्य के अंतिम शब्द के साउंड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसे एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर उससे मिलता जुलता कोई साउंड आएगा तो उसको उसी लेटर से किया जाएगा, भिन्न साउंड आएगा तो उसे दूसरे लेटर से किया जाएगा। तो देखा जाए, पहले लाइन का अंतिम वर्ड है फ्लोज, दूसरे का ब्राइट, तीसरे का सन्स एंड चौथे का लाइट। तो यहाँ पे ब्राइट एंड लाइट राइमिंग कर रहा है, तो हमारा पहला स्टैंजा हो गया ABCB। दूसरे स्टैंजा को देखा जाए तो यहाँ पे ओपन माउथ है, हेड है, अंडर ग्रोथ है, बेड है। तो हेड एंड बेड राइमिंग कर रहा है, तो हो जाएगा DEFE। तो ये ऑक्टेट की 8 पंक्तियाँ हो गई। अब सेस्टेट के 6 पंक्तियाँ को 3-3 पंक्तियों का एक एक स्टैंजा है। स्माइल गाइल कोल्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा GGH। एंड लास्ट स्टैंजा में है रेस्ट ब्रेस्ट होल्स, तो हो जाएगा IIJ। यानी कि अस्लीप इन द वैली का राइम स्कीम हो गया ABCB DEFE GGH IIJ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास। आशा करते हैं कि अस्लीप इन द वैली तुम लोगों को क्लियर हो गया है। अगर यह वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वंस अगेन।